अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। प्रोग्राम के आगाज़ में खुशदार में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर बात करते हैं, जहां स्कूल जाने वाली एक बस को दहशत गर्दों ने व्हीकल बाउंड IED ब्लास्ट से निशाना बनाया, जिसमें 3 बच्चों के जाँ बाक होने की इतलात सामने आई। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। वाक़े के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास ठोस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं कि हिंदुस्तान बलोचिस्तान में हमले की तैयारी कर रहा है, ताहम मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाएगा, इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। अब वज़ीर आला बलोचिस्तान बेशक ये इल्ज़ाम हिंदुस्तान पर लगाएं, लेकिन माजी में बहुत सी जगहों पर हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट के सबूत हमें मिले, मगर उन्हें यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यह पहला वाक़या नहीं बल्कि एक तसलसल से चला आ रहा है। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हो, चेक पोस्ट पर हमला या वहाँ पर मज़दूरों को निशाना बनाए जाने के वाक़यात, इन सब से मालूम होता है कि बलोचिस्तान की सूरत हाल ख़ासी तशवीशनाक है। इस हवाले से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो क्लेम किया गया कि बलोचिस्तान में शिद्दत पसंदी के वाक़यात में जो इजाफा देखने को मिला है वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 84% ज़्यादा है। माजी में भी मैयत के ऑपरेशन किए गए। फिर हमने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान भी देखा, जिन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के दहशत गर्द सिर्फ एक SHO की मार हैं। हुकूमत की एक ही लाठी के साथ सबको हाँकने की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। वहाँ के समाजी और सियासी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मुकामी कम्यूनिटी की शिकायत को हल करना भी आम हो चुका है, ताहम इस मसले का तवील मुद्दती हल तलाश किया जाना चाहिए। अगर हम सियासी गुफ्तगू की बात करें तो जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर तहरीक इंसाफ के रवैये पर काफ़ी तज़ाद दिखाई दिया। हमने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी और इस फैसले को खुशाइन करार दिया। दूसरी जानिब अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर जो बात की वो काफ़ी मुख्तलिफ थी। इसके अलावा कल खान साहब के अकाउंट से काफ़ी लंबी ट्वीट की गई, जिसको समराइज़ किया जाए तो वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की सूरत हाल में मुत्तहिद रहने की बात कर रहे थे, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग हुकूमत से बातचीत या मुज़ाकरात बेफ़ायदा हैं। फिर इसी ट्वीट में उन्होंने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर भी बात की। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी असल में है क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हों और इसमें हुकूमत मौजूद ना हो? आज भी बैरिस्टर गौहर की तरफ से खान साहब को कोट करके कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। अब एक तरफ तंज भरी बात और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात। क्या समझ सकते हैं कि हुकूमत के बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई बातचीत हो भी सकती है? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर लिहाज राना साहब, हमाद हसन साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं। आप तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगारा, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इससे पहले कि जो रूटीन के सियासी मामलात हैं उनको हम डिस्कस करें, लेकिन दहशत गर्दी का जो चैलेंज पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने फेस किया है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत की जो जारियत थी उसको तो हमने पुश बैक कर दिया, लेकिन ये चैलेंज बरकरार है। खुशदार में जिस तरह से IED ब्लास्ट होता है, स्कूल जाने वाले बच्चों की बस के ऊपर 4 बच्चों की जान चली जाती है, और इस तरह के सॉफ्ट टारगेट्स भी अब दहशत गर्दों ने अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिए हैं। क्या करना चाहिए इसके लिए? एक नेशनल डिस्कोर्स चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करवाना है, सलूशन क्या है इसका? देखिए मुजम्मिल साहब, बुनियादी बात तो ये है कि दहशत गर्दी से निमटना इतना आसान काम नहीं होता। दुनिया भर में जहाँ भी दहशत गर्दी का जिन ममालिक को सामना रहा है, ये बड़ी मुश्किल मरला होता है उस पर काबू पाना। दुश्मन आपकी सफ़ों के अंदर छुपा होता है। दूसरी बात यह है कि दुश्मन जो है अगर आपकी सफ़ों में छुपा हुआ है तो उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसका पीछा करते हैं और नेटवर्क का पूरा तोड़ते हैं। इसमें अल्लाह का शुक्र है हम काफ़ी हद तक जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर हम मौजूदा पॉलिसी की मैं बात करूँ, आमिर लिहाज राना साहब उससे बेहतर इन चीज़ों को जानते हैं कि हमने जो हार्ड स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो सिर्फ इसीलिए किया है कि अब नो कंप्रोमाइज़। अच्छा, कोई हम इसमें अब इफ़ बट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो दहशत गर्द है वो दहशत गर्द है, वो हकूक़ के नाम पे दहशत गर्दी करे, वो सुबाइयत के नाम पे दहशत गर्दी करे, वो मज़हब के नाम पे दहशत गर्दी करे, लेकिन उसके साथ हम इसी तरीके से निपटेंगे। ये वाक़यात इसलिए भी हो जाते हैं सम टाइम कि आपको पता, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान टारगेट है इस वक्त, दुश्मन ममालिक का एजेंडा है बलूचिस्तान, वहाँ पर जिस तरीके से फंडिंग की जाती है और जो सबूत हमारे पास देखें, कुलभूषण यादव वाला मामला आपके सामने है, और जितनी फंडिंग वहाँ से हमने पकड़ी है वो भी आपके सामने है। फिर वहाँ पे जो स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा माफिया था वो सपोर्टर था इन दहशत गर्दों का,
उनके जब ऊपर हाथ डाला गया तो वो भी अब पैनिक में है। लेकिन मलिक साहब, ये हार्ड स्टेट वाली जो आपने बात की ना, इसी स्पीच में आर्मी चीफ ने ये भी कहा था कि गवर्नेंस का मसला बहुत बड़ा है। मैं देखिए, गवर्नेंस का मसला जरूर है, उसको बेहतर किया जा सकता है और बेहतर किया जा रहा है मेरे ख्याल में। लेकिन गवर्नेंस के साथ साथ देखिए, दहशतगर्दी जो है उसे मैं तो किसी हकूक के साथ नहीं जोड़ता। आप मुझे बताइए ये कौन से हकूक हैं कि एक गरीब आदमी जो है उसको आप उसकी जान हासिल कर लेते हैं। एक मासूम बच्चा स्कूल जा रहा है, आप उसको कत्ल कर देते हैं। आप एक किसी और सूबे का रहने वाला शख्स, आप उसका आईडी कार्ड देके उसको कत्ल कर देते हैं। वो तो बीएलए का, इसका मतलब ये कि आपका कोई हकूक का मसला नहीं है। बीएलए का पैम्फलेट सामने आया था, मैं इंडिया से सपोर्ट मांग, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। इसके मतलब ये कि ना महरूमी है ना आपके हकूक है। एजेंडा आपका ये है कि आपने मुल्क को तबाह बर्बाद करना और पैसे लेने और अपने वेस्टर्न एजेंडे पर आप काम कर रहे हैं। आखिरी जुमला मैं कह दूं, देखिए आज का अफसोसनाक वाकया हुआ है। इस किस्म के वाकयात के बाद मैं समझता हूँ सरफराज बुगटी साहब हो, आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी वफाकी हुकूमत हो, जीरो टॉलरेंस पे हमें जाना पड़ेगा। ये जो इफ बट अगर मगर, और खा वो सोशल मीडिया पे बैठ के उनको सपोर्ट करने वाले हों, खा वो सियासी मैदान में उनको सपोर्ट करने वाले हों, खा अस्करी महाज पे उनको सपोर्ट करने वाले हों, इन सब को जब तक आप एक ही आंख से नहीं देखेंगे आपके ये मसाइल। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। राना साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मुझे तो ये महसूस होता है जिस तरह पहलगाम वाक़े के ऊपर बगैर सबूतों के 2 घंटे में भारत ने हमारी तरफ इशारा कर दिया। अगर हम रिपीटेडली ये कहते जा रहे हैं, जो बुगटी साहब ने आज भी कहा कि इसमें भारतीय हाथ मुलविस है, तो हम उतना बड़ा पुशबैक क्यों नहीं देते डिप्लोमेटिक फ्रंट पे? फिर हम उन बॉयकॉट की बातें या इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये शवाहिद रख के रेस क्यों नहीं करते? जिस तरह भारत ने कोशिश की वो नहीं कर सके, वो और बात है कि वो आइसोलेट हो गए। बट हमें क्या इसी पोटेंशियल के साथ ये केस लड़ना नहीं चाहिए इंटरनेशनली कि एक नेबरिंग कंट्री इन्वॉल्व है हमारे इनोसेंट सिविलियंस को मरवाने में? देखें, जो इस वक्त पॉलिसी नज़र आ रही है, नसरुल्लाह मलिक साहब ने बात की हार्ड स्टेट वाली, और लेकिन सच्ची बात यह है कि हमने उस तरह जवाब भी नहीं दिया और केस भी नहीं लड़ा और दुनिया में ने भी नहीं माना। ये पहली दफ़ा हुआ पहलगाम वाले वाक़े में। आज हम प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे थे सुबह, तो बात हो रही थी, तो वो उसमें उन्होंने कहा कि देखें, हमने बात की, जो हमारे साथ थे वो तो थे, लेकिन जो इंडिया के साथ ममालिक थे ना, उन्होंने हमारी इस बात को ऑन किया कि इस इंक्वायरी को इंटरनेशनल करके आप गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करा लें, जहां से ये केस उठा हमारा। मतलब हमने कुलभूषण यादव समेत पता नहीं कितने सबूत दिए, उन किसी बंदे ने आज तक उसको ऑन ही नहीं किया। बंदे से मुराद ये ममालिक हैं जो वैल्यू रखते हैं। अच्छा, अब आप देखें, प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे थे कि अब हमने ये तय किया है कि जो बाहर है या अंदर है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो इस मामले में, क्योंकि उनको वहीं पे फ़ोन भी आया और फिर वो कोयटा का प्लान भी बना उनका कि अब हमें ज़ीरो पॉलिसी करनी है। और ये जो हमने कुछ शतुंगड़े वगैरह पाले हुए थे, शायद कुछ लोग इस पर एतराज़ करें, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये लाइबिलिटी बन गई है हमारी, अब हम छुड़ा चुके हैं जान और मुस्तकिल छुड़ाई जाएगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहते हुए आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना कि फिर जिसकी जवाबदेही हो। तो अब हम जब केस लेके जाएंगे, मेरा ख्याल है दुनिया ने सीरियस लिया है पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद। हम दुनिया की जो गुफ्तगू का कैनवस था, सीरियस गुफ्तगू किसी भी किस्म की, उसमें हम नहीं थे, उनके रडार पे भी नहीं थे। और ख़ुद अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा कह चुके हुए थे कि ये दोनों आपस में तय कर लें, क्योंकि उनकी हमदर्दियाँ उसके साथ थी। जैसे मैं मिसाल दूंगा कि यूक्रेन पे जब हमला किया रशिया ने, तो चाइना और अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने कहा सीज फायर कर लो, तो फेवर तो रशिया को दी ना उसमें। तो अब हम बार बार कह रहे हैं कि ये सीज फायर उस वक्त हमने एक्सेप्ट किया जब रिक्वेस्ट इंडिया की तरफ से और अमेरिका करने वाला था, दोस्त ममालिक साथ थे और हम उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुके हुए थे। तो अब ये जो खुजदार में वाकया हुआ है, ये तो मुझे तो ये, मैं 2 दिन से ही बात कर रहा था कि ईरानी बॉर्डर आपको क्लोज करना है, अच्छा, और इधर कोयटा सेटल्ड एरिया से मारना शुरू करना है और उधर से फिर उधर से भी मारे और सैंडविच करके इनको मारे। ये जो इनके सेटलर्स या इनके जो पार्टनर आ जाते हैं ना बीच में गुफ्तगू वाले, इनको आपको तहस नहस करना है। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, स्टेट नहीं रन कर सकते। नहीं, आपका आमिर साहब, आपका इशारा ये पॉलिटिकल लोगों की तरफ है जो पार्टनर आप कह रहे हैं? नहीं, मैं सीधी सी बात है, आपकी और मेरी स्टेट बात हो रही है इस वक्त दहशतगर्दों के बारे में। अब उसके अंदर जो भी आए, मैं पॉलिटिकली अगर आप बात करेंगे तो उस पर आऊंगा कि वो तो हमारे, हाँ, मजे की बात, आज पीएम ने कहा ना, उन लोगों ने पूछा कि जी आप इनको क्यों नहीं बिठाते पीटीआई वालों को। उन्होंने कहा नंबर 1 तो ये गवर्नमेंट का डेलीगेशन जा रहा है, ये कोई पार्लियामेंट का नहीं है। नंबर 2, इनके 3-4 लोग इंडियन टेलीविजन पे गए, उन्होंने सवाल करने वाले ने पीटीआई का नाम लिया था, पीएम ने नाम लिए बगैर कहा।
कि ये जो लोग टीवी पे गए और जो तमाशा इन्होंने पाकिस्तान का लगाया, क्या ख्याल है कि हमें इनको किसी डेलीगेशन में भेजना चाहिए? आप इस तरह ले लें इस बात को। ठीक है, पॉइंट आ गया इस पे। हमाद साहब, जिस तरह मैंने कहा तकरीबन 2000 कैजुअल्टीज़ एक साल में पाकिस्तान ने फेस की हैं दहशत गर्दों के हाथों। अब आकर जब ऑपरेशन की भी बात हो रही थी, वैसे तो बलूचिस्तान में आपको पता है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे ही रखनी पड़ती है बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस, लेकिन ऑपरेशन को JUIFA ने, PTI ने, ANP ने, सब ने उसकी मुखालिफत भी की। तो फिर सलूशन की अगर हम बात करें, राना साहब जो कह रहे हैं कि काइनेटिक वे के अलावा कोई सलूशन नहीं है, आपको भी यही लगता है? या फिर वो जिस तरह मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, सनाउल्लाह बलोच साहब का एक मौक़िफ़ है, वहाँ से अप्रोच करना चाहिए प्रॉब्लम को? देखिए, अगर कुछ जमातों ने इसकी मुखालिफत की है तो उसको हम इस तरह ना समझे कि जैसे वो स्टेट के बयानिए के मुखालिफ हैं। उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है, वरना जमीयतुल उलमा इस्लाम या ANP या इस तरह की जमातें, उनका माजी में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। 1971 में भी हमने देखा, 65 में भी हमने देखा, फिर जनेवा मुआहिदे के दौरान भी हमने देखा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड स्टेट के पॉलिसी और स्टेट के मफादात के मुताबिक रहा है। ठीक। रही ये बात बलूचिस्तान के अंदर, तो अब तो इसमें कोई शुबा नहीं रहा कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक तवील अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्विस है। यानी अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द कैंप्स थे, वो हम तो नहीं कह रहे, वो तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में है कि वहां पर दहशतगर्द कैंप्स हैं। तो फिर दहशतगर्द कैंप्स कौन चला रहा था? क्या वहां पर इंडियन इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? क्या उन दहशतगर्दों के यहाँ पर सेपरेटिस्ट या BLA या इस तरह की तंजीमों के साथ रवाबित नहीं थे? बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारी शहादतें दस्तयाब हैं इस हवाले से। जाफर एक्सप्रेस अभी अभी का वाक़या या आज जो खुजदार का वाक़या हुआ है, तो इन तमाम मामलात के पीछे कौन है? दूसरी बात ये कि इंडिया ने पहलगाम वाक़े को इसलिए शायद ज़्यादा उछाला कि वो अपनी शरारतों को या अपने दहशतगर्दों के पीछे जो वो खड़े हैं और जिस तरह उनकी मनसूबाबंदियाँ होती है, तो उसको कवर अप देने के लिए उन्होंने उस मसले को ज़्यादा उछाला। और चूंकि मसला जेन्युइन था नहीं, इसलिए पूरी दुनिया के सामने आ गया और पूरी आलमी मीडिया उस पर बोल भी पड़ा। फिर हिंदुस्तान जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से भी भाग गया। बलूचिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं, अख्तर जान मेंगल या दूसरे लोग, तो हम सिर्फ इस पर इक्तिफा नहीं कर सकते कि उनकी नाराजगियां, भाई उनकी नाराजगियां क्यों है? हम बलूचिस्तान में देख ले, अख्तर जान मेंगल के वालिद अताउल्लाह मेंगल भी वज़ीर आला रहे, खुद भी वज़ीर आला रहे। दूसरे जो वहाँ पर जो सियासी कुव्वतें हैं जिन्होंने नाराजगी का लिबादा ओढ़ा हुआ है, उनमें से तो ज्यादातर लोग बलूचिस्तान में इक़्तिदार में शरीक रहे हैं। फिर उन्होंने क्या फेडरेशन के साथ उस हवाले से बात नहीं की, मामलात को नहीं उठाया? अगर बलूचिस्तान की कुछ महरूमियां हैं तो उसके जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट कहाँ से हुई या इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से हुई? उसके जिम्मेदार तो वो लोग हैं जो बलूचिस्तान में इक़्तिदार में रहे। उन्होंने सही तरह से मैनेज क्यों नहीं किया? उन्होंने मामलात को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? बलूचिस्तान के हुकूक पर बात क्यों नहीं की? फेडरेशन ने तो उनको जो उनके हिस्से के पैसे थे या जो उनके वसाइल थे या जो उस पे तो फेडरेशन ने कभी पाऊ नहीं रखा। फेडरेशन ने तो उनके साथ हमेशा मदद की, लेकिन वो उनसे मैनेज नहीं हो पाए, तो उसको नाराजगी का एक लिबादा ओढ़ लेते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर उनके यहाँ नाराजगी नहीं रहती। अभी माजी करीब में अख्तर जान मेंगल चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान रहे हैं। मतलब आपका पॉइंट ये है कि अगर इस तरह की ग्रीवेंसेस हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट को जस्टिफाई करना शुरू कर दें। गुफ्तगू जारी है नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मलिक साहब, सियासी मामलात के ऊपर आते हैं। ये जो तकरीबन 4 रोज़ का कॉन्फ्लिक्ट हिंदुस्तान से हुआ, अब तहरीक इंसाफ इस बयानिए की बेस पे पॉलिटिक्स कर रही थी जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था। अब चाहे डोनाल्ड ट्रंप पे रिलाई करना या इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात करना या सियासत करना, नारेबाजी करना, इस सारी सिचुएशन के बाद तो टेबल्स ही टर्न हो गई। आपने देखा होगा पिंडी स्टेडियम में आर्मी चीफ जाते हैं, लोग नारे लगा रहे हैं। गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल कैपिटल अपना किसी हद तक रिवाइव करने में कामयाब हो गई है।
तो तहरीक इंसाफ का नैरेटिव तो बुरी तरह डैमेज हुआ है। डू यू एग्री? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज़ करूं, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी ये बात कही थी पहले भी और आज भी कहता हूं, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से निकलने के बाद जितने पॉलिटिकल कार्ड्स खेले सारे नाकाम हो गए। कोई एक भी आप मुझे बता दें जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की, इसलिए कि सारे नॉन पॉलिटिकल फैसले थे, जज्बाती फैसले थे और उनके पीछे कोई आपकी कोई पॉलिटिकल मुशावरत नहीं थी। एक शख्स फैसला करता है, उसी पे सारी पार्टी उसके पीछे लग जाती है। सही। इक़्तिदार से निकलने के बाद उन्होंने साइफर का मामला एक ड्रामा रचाया, उनके गले पड़ गया। यानी आप सोचें कि उन्होंने किस पे एक पूरा एक मुहिम बनाने की कोशिश की। उसके बाद उसी अमेरिका के पास वो चले गए, वहाँ लॉबिंग करते रहे, वहाँ डॉलर्स दे के किसी तरीके से वहाँ से सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते रहे। फिर वो असम्बलियों से निकले, इस्तीफे दे दिए, हुकूमतें ख़त्म कर दी, गलत फैसला कर बैठे। फिर ये हुआ कि उन्होंने 9 मई कर लिया, उनके गले में हड्डी आज भी बना हुआ 9 मई। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद वो जो डोनाल्ड ट्रंप पे उम्मीदें लगा के बैठ गए कि बस डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो बस खान साहब को एक टेलीफोन कॉल आएगी। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी थोड़ा सा उस पर ज़रा उनको किरदार अदा किया कि बस एक कॉल आने वाली है और खान साहब बाहर आने वाले हैं। वहाँ भी वो नाकाम हो गए। पॉलिटिकल एहतिजाजी तहरीक चलाने के उन्होंने फैसले किए, फाइनल कॉल तक पहुँच गए, वहाँ भी वो नाकाम हो गए। अब जो सबसे आखिरी मसला उन्होंने जो बहुत गलत कार्ड खेला, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन जब जंग होती है, पूरी कौम जो है अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, मुल्क की सलामती के साथ खड़ी होती है और मुल्क की खातिर पूरी कौम, एक एक शख्स, एक एक बच्चा जो है वो इस लाइन पे खड़ा होता है कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे लेकिन अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो गलत क्या किया उन्होंने? उस वक्त भी उन्होंने अगर मगर की सियासत की। देखिए आज वो कहते हैं ना जी हमारे सोशल मीडिया के लोग मैदान में आ गए। कौन मैदान में आया? जो आपके लाखों फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स थे, वहां से आप क्या कर रहे थे? अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। किसी को कहते थे बॉर्डर पे जाओ, अब तुम्हारे लड़ने का वक्त आ गया है। डाले तुम्हारे अब शहरों में घूमते थे, अब बॉर्डर्स पर लेकर जाओ। अलीमा खान साहब कह रही थी ये ड्रामा है, टोपी ड्रामा है जी, सिर्फ नूरा हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा अलीमा खान साहिबा जो है वो कोई सियासी शख्सियत नहीं है। अच्छा, वो सारे पैगामात इमरान खान साहब के बाहर आके वो देती हैं, पार्टी वो चला रही हैं, सियासी शख्सियत वो है नहीं। और जो यूट्यूबर्स बाहर बैठ के बोल रहे हैं उनको हम आज तक डिसऑन इमरान खान साहब ने नहीं किया। फवाद चौधरी साहब रिकॉर्ड पर है, उनसे मिलने गए खान साहब से और उन्होंने कहा ये जो कुछ लोग बाहर बैठे हैं ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें डिसऑन कर लेना चाहिए। आज तक इमरान खान साहब के ट्विटर से, एक्स से उन्होंने डिसऑन नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं हमने इससे ज्यादा बड़ा किरदार अदा करना था, पैरोल पे रिहा करके उनको क्या किरदार, क्या जंग लड़नी थी इमरान खान साहब ने जाके? यानी ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, इमरान खान साहब बाहर होते थे, ये होते, ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे? पार्लियामेंट के अंदर उनकी स्पीच है, जब शहबाज शरीफ साहब उनसे कह रहे थे कि अपना कश्मीर पे एक स्ट्रांग मौकफ दें वज़ीर आज़म साहब, तो कह रहे थे क्या करूं, जंग लड़ूं, हमला कर दूं। यानी आप देखें कि इस तरह मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया पे बयानियां बनाने की कोशिश की गई और आज वो कहते हैं ना जी हमने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। जो उनके आम पाकिस्तानी जरूर खड़ा हुआ, आम सोशल मीडिया, वो पीटीआई का हमेती भी हो सकता है, वो जरूर खड़ा हुआ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो उनके अपने अकाउंट से जिनसे ये कैंपेन चलाते हैं इदारों के खिलाफ, उन्होंने इस जंग के दौरान भी कैंपेन चलाई। तो अब जो कहा जा रहा है कि ये जो वफ्द बना हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिकली डील करने के लिए, उसमें शाह महमूद साहब को भी होना चाहिए। आप मुझे बताएं ना जी, किसी एक जगह पे इन्होंने संजीदगी का मुजाहरा किया तो इनको कोई संजीदा ले। दूसरी बात, ये जो अभी देखें क्या सूरत हाल क्या बनी, इन्होंने फौज के खिलाफ कैंपेन की कि जनाब मसनूआत का बाइकाट करें, फौजी मसनूआत का बाइकाट करें। इन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ कैंपेन की, उस कैंपेन से एक दिन पीछे नहीं हटे। खान साहब को यह पैगाम भी भेजे गए अपने सियासी लीडरों की तरफ से कि उनका नाम न लें। 4 दिन उन्होंने नाम नहीं लिया आर्मी चीफ का, उसके बाद फिर नाम लेना शुरू हो गए। फिर यही खान 2 किसने कहा था? खान साहब ने कहा था। आज कहते हैं हम उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आज कहते हैं हमारे सफर सालार हैं, आज कहते हैं फौज हमारी है। ये टोपी ड्रामा चलने वाला है नहीं। मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा नुकसान इनको पहुंचा। ये जो कहते थे ना कि फौज और अवाम के माबैन दूरियां बढ़ चुकी हैं, उनको अब नजर आ जाना चाहिए। मुझे बताइए, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब बने हैं, पाकिस्तान में देखें कितनी पजीराई उनको मिली है। स्टेडियम में गए हैं, नारे लगे हैं, चौक में आज आप बाइक लेके बाहर निकले, जो ये कल तक कहते थे कि जनाब की जी फौज के खिलाफ बातें करते थे, वही लोग आज फौज के साथ। बहुत बड़ा चेंज है। बिल्कुल मेरे ख्याल में जितना नुकसान पीटीआई को हुआ है, और सियासी तौर पे मैं बताऊं आपको, ये फील्ड मार्शल का लफ्ज या इंतखाब या उनको ये एजाज देने से सबसे बड़ा जो झटका लगा वो पीटीआई को लगा। ठीक है आमिर इलियास साहब, एक तरफ ये कहना बैरिस्टर गौर का कि खान साहब ने कहा है अब इत्तेहाद का वक्त है, कोट एंड कोट पार्टी और अफवाज को करीब होना चाहिए और मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन साथ साथ वो नजम सेठी साहब ने बताया था कि जंग के दौरान खान साहब को ऐसे ब्रीफिंग मिली जैसे वज़ीर आज़म को मिलती है और बस वो बाहर आने ही वाले हैं। इसमें से किस खबर पे एतमाद करें? देखें, वो कहते हैं थोड़ा लाइट भी चलना चाहिए कि हमने तो फील्ड मार्शल दिया था इंडिया को जलाने के लिए, धुआं कहीं और से उठ रहा है। अब आप बताएं क्या किया जा सकता है कि सारे के सारे
चीख दाड़ रहे हैं। और उमर अयूब देखे ना, अपोजिशन लीडर, मेन स्टालवर्ड, जो पीएम इमरान खान के अलावा कोई बात नहीं करते, उन्होंने कहा इनके पास वो नहीं है, पेट्रोल नहीं है जहाज़ों में, इनके पास एमुनेशन नहीं है। रशियन एम्बेसी कह रही है यार हमें भी नहीं बताया, तुम यूक्रेन के साथ मिल गए। वो हमारे से पूछते फिर रहे हैं कि तुम्हारा अपोजिशन लीडर ये बात कर रहा है। सीरियसनेस कुछ और होती है, जंग लड़ना। अलीमा खान की बात हो चुकी, ये कल भी उन्होंने बयान दिया, आज भी उन्होंने दिया। आके जो बहनें मिल रही हैं वो नहीं बोलती, अलीमा खान साहिबा बोलती हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कल जो मुलाकात हुई उसमें अली जफर और सलमान अकरम राजा, वो दोनों दूसरी साइड पे खड़े थे। सलमान अकरम राजा को सपोर्ट करने के लिए दोनों नहीं थे, और उनकी लाइट मूवमेंट्स इस तरह चेंज हुई कि भाई सलमान साहब अब आपको दूसरी दफ़ा लाए हैं तो अब आपके साथ कौन सा करना लग गया, कि हमें तो ले आता था, हमें तो ताने देते थे, तो अब आपको कौन रेगुलर लेके आ रहा है। अच्छा। तो तीसरी आज हो गई मुलाकात उनकी। खान साहब के साथ कुछ कमिटमेंट्स हुई थी, और उसमें यह था कि गवर्नमेंट के लोग भी बैठेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी होंगे और मुज़ाकरात होंगे और बड़े लाइक माइंडेड लोग होंगे। लेकिन बीच में जब मुलाकातें हुई हैं और बैरिस्टर गौहर परेशान हुए हैं वहाँ जाके कि भाई ये तो डायरेक्ट फिर मामला ज़ीरो पे चला गया कि मैं तो सिर्फ फ़ौज से बात करूँगा, तो भाई फ़ौज और मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में कोई कुट्टी हुई है जो आपके साथ हुई थी जब आप लड़ पड़े थे अपनी फ़ौज से खुद ही, तो वो ऐसा काम तो नहीं होने जा रहा ना। शहबाज शरीफ ने तो पब्लिकली कहा है कि हमने रिक्वेस्ट किया कि आप फील्ड मार्शल बने क्योंकि आपने एक गैर मुतज़लज़ल लीडरशिप दी है पूरी पाकिस्तानी अफवाज को। और वो बता रहे हैं बार बार कि भाई मैं 2 बजे से पहले रात को हम तय करके आए थे कि हमने जवाब देना है। वो इंडिया को भी लीक हो गया, उन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया। तो जब प्रीएम्प्ट किया है और उन्होंने मिसाइल डाले हैं तो जनरल आसिम मुनीर जो अब फील्ड मार्शल हो गए, आर्मी चीफ तो हैं वो, उन्होंने गुस्से में कहा कि भाई हम इनका अब क्या करें, ये तो और एतमाद था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी करें जो फैसला हम कर चुके हैं, आप जवाब दें। तो मैंने कल भी ये बात जिस वक्त लगाई थी तो मैंने बताई थी कि आर्मी चीफ को फोन, हमारे ऊपर ना अमेरिकन सैटेलाइट मौजूद है ना, पूरी दुनिया में है, उन्होंने हमारे लॉन्चर्स मिसाइलों के देख लिए हुए थे, वो फोन कर रहे थे, इन्होंने फोन नहीं लिए और कई कॉल्स नहीं ली। जब हमने जवाब दे दिया फिर हमने फोन भी ले लिया और फिर हमने बता दिया कि अब हमने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि उससे पहले हम कॉल लेते हैं ना तो फिर आप एक इखलाकी तौर पे किसी बर्डन में आ जाते हैं कि जी आप बात कर रहे हैं किसी की नहीं। जब वक्त था उस वक्त इन लोगों ने तय किया था कि नहीं आप आपस में तय कर लें, आप दोनों लड़ लेंगे। सऊदी अरब हमारा दोस्त है, यूएई है, अब प्राइम मिनिस्टर 3 मुल्कों में इकट्ठा जा रहे हैं 26 तारीख को। वो टर्की भी जा रहे हैं, वो ईरान भी जा रहे हैं, अजरबैजान भी जा रहे हैं शुक्रिया के लिए, क्योंकि ये लोग खड़े रहे और खुल्लम खुल्ला हमारे साथ आके खड़े हुए। अब यही हम कह रहे हैं कि भाई ये जो पीटीआई ने काम किया और अपने लिए बहुत मुश्किल बना ली, ये आने वाले दिनों में अगर इमरान खान साहब ने अब भी, मैं ये मेरा अंदाजा है कि अगर अली अमीन गंडापुर की 1-2 दिनों में मुलाकात हो जाती है और इमरान खान के स्टांस में चेंज आ जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ हुकूमत के नुमाइंदे भी बैठे हों और हुकूमत के नुमाइंदों में इमरान खान को बताया गया है कि राना सनाउल्लाह जो जिसके लिए आपने मौत की सज़ा तजवीज़ करवाई थी वो सबसे ज़्यादा वोकल है सियासी तौर पे कि आप लोगों को किरदार मिले और आप लोग रास्ता लें। अगर इन्होंने ये मौका ज़ाया कर दिया, मेरा ख्याल है कि फिर कुछ और होगा। लेकिन आमिर साहब आपको एक्सपेक्टेशन का रास्ता बंद हो जाएगा। आमिर साहब एक्सपेक्टेशन है इस बात की, जो रीसेंट ट्वीट खान साहब ने किया, उन्होंने कहा क्रेडिबिलिटी सिफर है हुकूमत की और जो मुज़ाकराती अमल होगा उसमें वो शामिल ना हो, तो वो तो क्लियर है इस मामले में जो पहले से बात कर रहे हैं कि इलेक्शन चोरी किया आपने, आपसे बात नहीं होगी। वाह 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 वाह, खान साहब की बात पे आप यकीन कर रहे हैं, वो यू टर्न मास्टर हैं। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो कह देंगे और उनके लोग भी मान लेंगे, अच्छा कोई ऐसा मसला नहीं है, वो गवर्नमेंट के साथ बैठ भी जाएंगे। लेकिन असल बात है कि खान साहब को समझाने के लिए जाएगा कौन? अली अमीन गंडापुर आखिरी बंदा रह गया कि वो बात कर लें। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट तो बराह रास्त नहीं बैठ रही और मैं आपको बता रहा हूँ कि फौज ने माफ़ी नहीं देनी 9 मई पे। केसेस अब आ रहे हैं अडियाला जेल के अंदर और वो भुगताया जाएगा केस, जिसके गवाह वैसे तो 100 के करीब हैं, 25 हो चुके हैं, मेरा ख्याल 20-25 और होंगे और ये वाइंड अप होगा अब केस। उसमें सज़ा एविडेंस जो मेरे पास मौजूद है बात गुफ्तगू में कि एक बहुत इनके पास स्टार गवाह है जिसने उस मीटिंग का खोल देना है कि कहाँ पे बैठ के इस्लामाबाद के पास चक्री के नवा में किस फार्म हाउस में क्या मीटिंग तय हुई थी, वो गवाह मौजूद है। वो लिस्ट में इन कराया जाएगा और सारा केस बदल जाएगा। ये जो 2-3 महीने मिल गए इनको, इन्होंने नहीं समझा, इनको समझ लेना चाहिए। ठीक, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। माद साहब, ये जो बात मलिक साहब ने भी की, राना साहब ने भी की कि ये जो
फैसले थे पीटीआई के, इससे नुकसान पहुंचा। आप अग्री करते हैं कि अब जब कहना पड़ रहा है कि हमने तो कभी मुज़ाकरात के दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट से बंद नहीं किए, ये एक तरह की कन्फेशन है कि जो कार्ड्स हमने खेले वो गलत साबित हुए, चाहे वो आर्मी चीफ के हवाले से हो, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हवाले से हो। अब जो डैमेज किया है पीटीआई के नैरेटिव ने पार्टी को बजाते खुद, उसको रिपेयर होता हुआ देख रहे हैं? जो सहाफ़ी, जो पीटीआई के लोग ये बात कर रहे हैं कि जल्द वो बाहर आ जाएंगे, ऐसी कोई उम्मीद देख रहे हैं आप? देखिए, अगर इस बात को हम ले लें कि वो बाहर आ रहे हैं, तो ये तो 2 साल पहले भी की जा रही थी कि आज शाम को वो अडियाला पहुंच रहे हैं, अडियाला से बनीगाला पहुंच रहे हैं, सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और एक गुल गपाड़ा मचा देते यूट्यूबों पर और बाज़ अवकात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। लेकिन क्या हुआ? अभी तक वो 190 मिलियन का फैसला भी आ चुका है। 9 मई और तोशाखाना 2 के केसेस भी सर पर हैं। बुशरा बीबी भी अंदर हैं, इमरान खान भी अंदर हैं, उनके पार्टी की लीडरशिप जो है उनके खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं, कारकुनों के खिलाफ भी। तो कहाँ पर वापसी हुई है? अगर हम उन बातों को नज़रअंदाज करें और हकाइक की निगाह से मामलात को देखें तो कोई वापसी नहीं हो रही है। यानी अभी 4-5 दिन पहले सेठी साहब ने जो खबर दी, तो उस खबर का क्या हुआ? हमारे सामने तमाम हकाइक। पहले तो उसी दिन अलीमा खान ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि कौन सी मुलाकात हुई है। कल इमरान खान से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफ़र मिलने गए, तो जेल से बाहर आकर उन्होंने कहा कि खान साहब ने ताकीद की है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें। तो अगर सेठी साहब की खबर सही थी तो फिर तो इमरान खान को वजीर आजम के बराबर ब्रीफिंग दी जा रही थी, फिर ये बात करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि उनका तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन था। तो मतलब है कि सेठी साहब की खबर में कोई सदाकत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पीटीआई से क्यों मुज़ाकरात किए जाए? यानी कौन सी दलील है, कौन सी मंतिक है? जब 9 मई हुआ था तो उस वक्त यकीनन इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो उरूज पर थी, पीक पर थी बिल्कुल। बहुत सारे लोग निकले थे, हजारों लाखों लोग भी निकले थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए थे, कोर हेडक्वार्टर में भी घुस गए थे, वर्दियां भी चौकों में जलाई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पसपा नहीं हुई थी। वो अपने पांव पर खड़ी रही, डट कर खड़ी रही और अदालतों में केसेस भी लेके गए, गिरफ्तारियां भी की, केसेस दर्ज भी हुए, मिलिट्री कोर्ट्स भी बने, तमाम मामलात आगे चलते रहे। अब वो सिनेरियो नहीं, अब बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत हद तक गिर चुकी है और गिर रही है तेजी के साथ। पार्टी के अंदर एक सरासीमगी है, यानी उनकी बड़ी ताकत खैबर पुख्तनख्वा में है। मेरा अपना ताल्लुक केपी से है। केपी के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जुनैद अकबर कह रहे हैं कि मैं सूबाई सदारत से इस्तीफा देने वाला हूं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर और गंडापुर मेरी बात नहीं मान रहे हैं। गंडापुर 2 हफ्तों से इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, पेशावर नहीं गए। नहीं, वो हमाद साहब इसके अलावा हमाद साहब वो 40 अरब का जो मेगा स्कैंडल भी पख्तूनख्वा हुकूमत का सामने आ गया है, उससे भी आपको लगता है कि अब मुश्किलात पैदा हो सकती हैं केपी गवर्नमेंट के लिए? देखिए, उनके खिलाफ तो स्कैंडल तसलसल के साथ सामने आ रहे हैं जब से वो हुकूमत में है। यानी मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं 2014 की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। गुज़श्ता 11 साल से आप शुरू हो जाए, BRT से शुरू हो जाए, सुनामी बिलियन ट्री पर जाए, मलम जबा पर जाए, अभी जो 40 अरब का स्कैंडल एक आया, 17 अरब का स्कैंडल दूसरा आया, अभी पाइपलाइन में है 2-3 अहम केसेस, वो इससे भी बड़े केसेस हैं। तो देखिए, वो तो बस एक ऐसी हुकूमत है जहां हर कोई इसमें लगा हुआ है कि बस पैसे कमा ले। इमरान खान का नाम इस्तेमाल हो रहा है। इमरान खान की यकीनन एक पॉपुलैरिटी है पुख्तनख्वा में, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का फायदा सूबे को क्या हुआ? सूबा माली तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका। इंतजामी तौर पर सूरत हाल ये कि शाम के बाद आप घर से निकल नहीं सकते, थानों को ताले लग जाते हैं। MPAs MNAs जो हैं PTI के तकरीबन 90% उन्हीं के हैं। वो इसी में लगे हुए हैं कि किस तरह अपनी कमाई में इजाफा कर ले। तो फायदा इस मकबूलियत का क्या हुआ? बहुत से लोगों पर केसेस बने, मुकदमात बने, जेलों में गए, वो रोज रोज लोगों को निकालते रहे, वो मारे खाते, जेलों में जाते, मुकदमात का सामना करते।
तो इस मकबूलियत का मुझे एक भी फायदा बताए कि खैबर पुख्तनख्वा को मतलब पख्तूनख्वा के जो अवाम है उनको ये फायदा नहीं पहुंचा। मलिक साहब ये गुज़श्ता सेटअप की जब बात कर लूं जी, राना साहब ऐड कर लें आप जी। मैं असल में ना, चूंकि अमाद भाई ने बात की तो ये 16 मई को रात 11:29 पे मैंने ट्वीट किया था नजम सिटी के प्रोग्राम के बाद। अच्छा। और मैंने कहा था ताज़ा तरीन ये है कि इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, ना राब्ता हुआ है ना हो रहा है। ठीक, तो क्लियर हो चुका अब तो। अब अमाद भाई कह रहे थे ना कि जी वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, वहां कोई बंदा जाता ही नहीं, ये तो आरजू लेके बैठे हुए हैं। सही। और ये एक फैसला स्टेट के इंस्टीट्यूशन का फैसला है कि किसके साथ कैसे डील करना है। तो ये धमका के नहीं लगा सके, ये लॉन्ग मार्चेस करके नहीं एस्टेब्लिशमेंट के घुटनों पे लगा सके। तो आज किसकी जरूरत है ये रास्ता लेने की? ये पीटीआई की पॉलिटिकल जरूरत है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही। ठीक है, मतलब ये क्लियर हो गया कि इसमें कोई खास सब्सटेंस नहीं है खबर में। मलिक साहब, ये पिछले सेटअप पर बात होती थी 10 साल सेटअप की, अब आकर जिस तरह से वो सारा कुछ डीरेल हुआ, फैज़ साहब का ट्रायल शुरू हुआ, जिस तरह फैसल वाडा साहब ने कल एक प्रोग्राम में कहा कि फील्ड मार्शल का जो ओहदा होता है वो ताहयात होता है। बैरिस्टर अकील साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है। वाडा साहब ने कहा कानून बन जाएगा। आपको लगता है कि करंट सेटअप जो है अब ये अपनी जो है वो जड़ें मजबूत कर चुका है, तो ये कंटिन्यू करेगा लॉन्गर रन में भी? देखिए, पहली बात तो ये सिस्टम तो ये मजबूत हो चुका है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं है, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात, जिस फील्ड मार्शल का हम तज़किरा कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को जो फील्ड मार्शल बनाया गया है, ताहयात ओहदा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा। देखिए, ताहयात ये है कि वो यूनिफॉर्म ताहयात पहन सकते हैं, उनका टाइटल, ये एजाज़ उनके पास ताहयात रहेगा। अच्छा। लेकिन आर्मी चीफ वो उसी प्रोसीजर के मुताबिक रहेंगे जो आपका आइन और कानून कहता है, क्योंकि लोग कहते हैं और नहीं है इसका। नहीं, आज और आइन और कानून ये कहता है कि वो आर्मी चीफ अपनी इस मुकर्रर मुद्दत के लिए, जो पार्लियामेंट ने तरमीम भी की है, उसके बाद से अगर एक्सटेंशन होती है तो एक्सटेंशन पे भी अपनी वो आइनी और कानूनी तरीके से उनकी एक्सटेंशन हो सकती है। लेकिन ये कहना कि सारी ज़िंदगी कोई आर्मी चीफ रहेगा, इसका फिलहाल कोई कानून मौजूद नहीं है। अच्छा। पहली बात। और मेरा नहीं ख्याल कि जनरल आसिम मुनीर साहब या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ये चाहेंगे कि सारी ज़िंदगी वो जो है इसी ओहदे पर, पीटीआई के लिए कोई स्पेस, सलार के ओहदे पर वो पीटीआई के लिए कोई स्पेस, पीटीआई की स्पेस मुझे इसलिए नज़र नहीं आती कि पीटीआई अपने बयानिए से या अपनी उस सोच से पीछे हटती नहीं है। दिल उसका बड़ा करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पीटीआई उस बयानी में फंसी हुई है। आज अगर वो कहते हैं ना जी फौजी मसनूआत का बाइकाट हमने जो उस वक्त कहा था, ये ऐसा नहीं था, ऐसा है, तो उनके अपने कारकुन गालियां देना शुरू कर देते हैं। आप जो तस्वर कीजिए कि जंग के दिनों में जिन चंद पीटीआई के रहनुमाओं ने यानी इस बात की सपोर्ट की कि हम वफाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ उनका अपना सोशल मीडिया मैदान में आ गया था। यानी इसलिए पीटीआई उसमें यरगमाल बन चुकी है अपने उस सोशल मीडिया पे, वो उसी सोशल मीडिया को देखती है, उस पर पॉलिसी बनाती है। सही। पीटीआई के लिए मुश्किलात तब कम होंगी जिस दिन पीटीआई को ये बात समझ आ गई कि उसने सियासत करनी है। वो जो इनकलाब सोच के बैठे हुए हैं ना जी कि खान साहब जेल तोड़ के निकलेंगे, जेल टूटेगी, खान साहब वज़ीर आज़म भी होंगे, सदर भी होंगे, आर्मी चीफ भी होंगे, ये ख्वाबों की दुनिया में हो सकता है, प्रैक्टिकली दुनिया में नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, असल मसला क्या है, मुल्क की इकानमी, मुल्क के इस वक्त जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी परफॉर्मेंस, ये अब लोग इस पे तवक्को पे लगा रहे हैं। और ख़ास तौर पर देखें इस वक्त क्या है, दो इस वक्त आपके रहनुमा हैं, एक है आपके मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, दूसरे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। दोनों ने एक जंग जीती हुई है, हिंदुस्तान के खिलाफ जंग जीती है, अपने खिलाफ जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ है। सही। आप मुझे बताएं, ये एजाज दुनिया की कोई ताकत आसिम मुनीर साहब से छीन सकेगी कि जिस बहादुरी और जुर्रत से जो डिसीजन करके हमने हिंदुस्तान के त्यारे भी गिराए, उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार डिफेंसिव है, लोग उनके ऊपर आवाजें उठा रहे हैं कि तुम तो बड़े चैंपियन बने फिरते थे, खित्ते कि तुम जो है वो सबसे बड़े बदमाश बनना चाहते थे, पाकिस्तान जैसे मुल्क ने तुम्हें नाकों चने चबा दिए। तो मेरे ख्याल में ये वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि आप मियाँ नवाज शरीफ के से लड़ाई कर सकते हैं लेकिन उसके बख्तों से नहीं लड़ सकते। तो ये शहबाज शरीफ आसिम मुनीर साहब के बख्त हैं, इनसे लड़ना मुश्किल है। आप ऐसे आप लड़ाई कर सकते हैं। देखिए ये जंग जीतना मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के लिए, वफाज पाकिस्तान के लिए ये टर्निंग पॉइंट है जिससे मेरे ख्याल में आपकी सियासत का रुख भी बदल। राना साहब, शॉर्ट कमेंट फ्रॉम यू। तनकीद तो आपने खासी की तहरीक इंसाफ पे, अगर कोई मशवरा ही वो आपसे मांग लें तो उनके लिए फिर क्या वे आउट है? अब देखें, उनको मशवरे पसंद नहीं है, मैं तो ये फील्ड मार्शल पे बात करूंगा कि लोगों को समझ आनी चाहिए कि फील्ड मार्शल आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है और ये ताहयात होता है, लेकिन आर्मी चीफ की एक मुद्दत है
जो कानून में 5 साल के लिए रखी गई है। खबर उसमें यह बनेगी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एयर चीफ मार्शल के लिए कहा है कि हम उनका टेन्योर एक्सटेंड करेंगे, उनको एक्सटेंशन देंगे। अच्छा, उनकी एक्सटेंशन कब आ रही है? अगले साल मार्च में आई थिंक उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसको उन्होंने एक्सटेंड करने का कहा है। अच्छा, जिसको फील्ड मार्शल बनाया है, आपके ख्याल में जिनकी टेन्योर 27 में कंप्लीट हो रहा है उनको नहीं मिलेगी? आप ये समझ लें कि अगले 5 साल की टर्म इस एक फैसले में दूसरे की मौजूद है। अच्छा। तो जब जंग जीतें, मिल के चलें, हुकूमत और मिलिट्री के अंदर कोई गैप ना आ रहा हो और मुल्क की तरक्की के लिए मंसूबों के लिए राह हमवार हुई। देखें ना, अमेरिका कहां से अचानक आ गया, बात ही कोई नहीं होती थी, कश्मीर भी गायब था, तजारत भी गायब थी, सब कुछ वापस आ गया। तो अब ये वो वक्त है कि पीटीआई को ये समझ लेना चाहिए कि सियासी कैनवस में वापस आए, इस गवर्नमेंट को माने ना माने इनके साथ बैठ जाएं, स्पीकर के जरिए बैठ जाएं और रास्ता बनाएं सियासी तौर पे अपने लीडर की जमानत का। ठीक है, मतलब आपकी बात होने का नहीं कह रहा, पहला मरहला होता ही जमानत का है। ये इससे ज्यादा मैं मशवरा क्या दे सकता हूं? सही, आपकी बात का क्रक्स ये है कि दिस सिस्टम इज हियर टू स्टे। हमाद साहब से माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, हमाद हसन साहब, आमिर इलियास राना साहब थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।